तो आज मैं एक किताब है चांदपुर की चंदा। और ये ऐसे किताब है और पढ़ना जब आप बैठिएगा तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। और जब मन नहीं लगता है तो दूसरे सिलेबस को पढ़ते पढ़ते जब थक जाते हैं तो बस ये सारी सी किताबें को हम लोग पढ़ते हैं और सुनिए बहुत मज़ा आएंगे। इसमें एक चंदा नाम की लड़की है और एक मंटुआ रहता है जो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी मिलते जुलते नहीं हैं, सिर्फ चिट्ठी पर बातें होता था। उस समय मोबाइल तोबाइल होता भी नहीं था, तो सारी चीज़ें था। और ये किताब जो है अतुल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है और इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 में इस लेखक को पुरस्कार भी मिला है। ये मुस्कान की लालिमा निखरने लगी। मंटू ने लिखा था, मेरी चंदा, मेरी प्यारी चंदा, तुमको याद है तुम पिछले साल प्यार का सूट पहनकर शिव जी के मंदिर में दिया बारने आई थी। एक रेजा जो दिया में मंदिर जलाई थी वो तो उसी दिन बुता गया था, लेकिन जो दिया मेरे दिल में जल गया है वो आज भी भुक-भुका रहा है। आज हम रोज़ तुम्हारे प्रेम के मंदिर में दिया जलाते हैं, रोज़ मूडी पटक कर अगरबत्ती बारते हैं। डी बाबा, काली माई, पिपरा पर के ब्रह्म बाबा से लेकर बरवा बाबा मंदिर तक जहाँ भी जाते हैं हर जगह दिल में तीर बनाकर लिख आते हैं, चांदपुर की चंदा। लेकिन ये पिंकी, हमको ये बात समझ में नहीं आता है कि हमारा पूजा पाठ में कौन ऐसा कमी है जो दिल की बजती घंटी तुमको सुनाई नहीं दे रही है। तुमको क्या पता कि तुम्हारे एक हाँ के चक्कर में आज 3 साल से इंटर में फेल हो रहे हैं। साला जितना मेहनत लव लेटर लिखने में किए हैं उतना मेहनत पढ़ाई में कर लिए होते तो अब तक यूपी में लेखपाल होकर खेतों की चकबंदी कर रहे होते। लेकिन क्या करोगी, मोहब्बत में आँखियाँ अनहार और आदमी बानर हो जाता है। हमारा भी हाल बानर का हाल हो गया है। जानती हो, रात को ज़बरदस्ती पढ़ने बैठते हैं तो अड़हुल के फूल जैसी तुम्हारी आंखें याद आती हैं। आंखें खाने बैठते हैं तो याद आती है तुम्हारी गुड़ जैसी मुटकी बोली। सोने जाते हैं तो तुम्हारा सुग्गी जैसा चेहरा सोने नहीं देता है। नाव चलाते हैं तुम्हारा खटमल जैसा दुपट्टा हाथों को बांध लेता है। मगर बुध ब्याह के सुख छोड़ो, एतवारों को मन नहीं लगता है। अब कैसे बिताएं कि मन लगने के लिए अखबार से काट काट कर करिश्मा कपूर और शिल्पी शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा सबका फ़ोटो कमरे में लगाए हैं, लेकिन तुम्हारा जो फोटोआ दिल में सटा है ना, उसके आगे सब हीरोइन फेल हो गए। मंटुआ ये सारे बातें सोच रहा है घर में बैठकर। अगर ऊपर से मौसी अलग डांट रही है और मनोहर मास्टर अलग डांट रहे हैं, अरे रकेशबा अलग चिढ़ाता है, कल तो छत पर गाना बजाने के लिए मौसा इतना पीट दिए कि मन किया कि मूस मारने वाले दवाई खाकर मर जाए। लेकिन ए पिंकी, बस तुम्हारी सुगनी जैसा चेहरा देखकर इरादा बदल गए। अच्छा ये सब छोड़ो, पता है कल हम सपना देख रहे थे कि तुम प्रियक का सूट पहनकर चांदपुर घाट पर नहाने आई हो और हम नाव चला रहे हैं। तुमको देखते ही हमारा दिलवा लल मनोहरा की आटा चक्की की तरह धुक धुक कर रहा था और हम झट से अजय देवगन वाला स्टाइल में आंख मार दिए और तुम इस बार हमको देखकर भागी नहीं बल्कि धीरे से आकर नाव में बैठ गई। और हम साला इतना खुश हैं कि डिनो मेडियो जैसे मुंह बना के राज फिल्म का गाना गा रहे थे। कितना प्यार है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। तब तक माउस ने आकर पीछे से एक थप्पड़ लगा दिया। अरे पारा उठ,
जाके गोबर फेंक। एक करेजा उसी भोर में मोहब्बत का सारा सपना भैंस के गोबर में मिल गया। मन तो क्या अभी भी पारा पारी भैंस को बेचकर उत्तर टोला में घर बनवा लें और छत पर बैठकर दिन रात तुमको टुकुर टुकुर देखें, लेकिन आंखें की रिया कही रहे, कंट्रोल कर लिए। जाने दो, करोगी मोहब्बत के दुश्मन सिर्फ चांदपुर वाले नहीं हैं, हमारे तुम्हारे घर भी है। बस एक प्रेम से बस एक बार हाँ बोल दो कि हमारी अनहरिया ज़िंदगी में अंजोर हो जाए। कल दिल पर हाथ रख के स्कूल में तुम्हारा वेट करूँगा, जवाब के इंतज़ार में एक शायरी के साथ। ढिबरी में तेल नहीं झोपड़ी अनहार, ढिबरी में तेल नहीं झोपड़ी में अनहार, ए पिंकी तेरे प्यार बिना जीना बेकार, तुम्हारे प्रेम में पागल उर्फ मंटू चांदपुर। और ये मंटुआ जो है चंदा को ये लव लेटर लिखता है, वही लेटर में वो सारी चीज़ें वो लिखता है, सारी सब चीज़ लिख रहा था। तो पढ़ने में बेहतर है, मज़ा आता है। अब भी पढ़िए, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हल्ला हुआ कि सुखारी डॉक्टर की सगी साली गुड्डी जी इंटरमीडिएट की परीक्षा देने चांदपुर आई है। तब से गांव के लौंडा में जीजा बनाने की होड़ लग गई। कौन असली जीजा है, कौन गुड्डी जी को परीक्षा में नकल करवाने जाएगा, ये प्रश्न अभी बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्न पर भारी पड़ रहा था। अभी सांझ होने वाला है, चांदपुर चिट्ठी के कोने में बैठकर इस प्रश्न का हल खोजा जा रहा था। एक यार हमको भी गुड्डी जी को एको बार जीजा नहीं कही, इधर 7 बार प्रदीपा को जीजा जी नमस्ते कहती है, ये कैसे हो सकता है। अरे रकेशवा, अरे सोनवा, बताओ हमको भी गुड्डी जी के प्यार में कल से बुखार हो गया है। सुखारी डॉक्टर की नानी हमरे फूफा के मौसी की भव लगती है, हम भी तो कहीं से जीजा हुए कि नहीं। कारे बबुलवा, सोनवा बबुलवा अभी जोर घटाना गुना भाग करके रिजल्ट निकालते ही कि इधर बेचारा फूकन के दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। भागो सब लोग यहाँ से, का दुकानदारी के टाइम कपार खाने लगा रहे रे। सत्य प्रकाश समझाइश दे रहा है, चुप रहिए फूकन जी, यह मामला बहुत गंभीर है। बोर्ड परीक्षा होली दोनों नज़दीक है, गुड्डी जी को नकल करवाने कौन जाएगा, गुड्डी जी के गोरे गाल में कौन रंग लगाएंगे। इस समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से होना जरूरी है। सारे लड़के सत्य प्रकाश की बात समर्थन कर रहे थे। इधर फूकन कि हाथों में पेचकस लेकर खड़ा हो गया। देखो भाई, अभी दुकानदारी का समय है, ज़्यादा बहस कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका तो एक ही समाधान है कि जैसे डॉक्टर साहब गांव भर के डॉक्टर है, वैसे ही डॉक्टर साहब के साली गांव भर की साली है, और गांव भर की साली है तो गांव भर के जीजा उनको नकल करवाने जाएंगे। बात ख़त्म। गुड्डी अपनी जगह से खड़ा हो गया। अरे लकर वाला, ये सब तो हिसाब डॉक्टर साहब की मेहरारू भी गांव के ही मेहरारू है। ताली बजाकर प्रदीपा ने एक नया रिजल्ट दे दिया। ई हिसाब से तो नन्हकुआ के भौजी भी गांव भर के की गर्लफ्रेंड है, और तुम तो गांव भर के मिस्त्री हो, फिर तुम्हारी भी मेहरारू गांव भर की मेहरारू है। लीजिए, हंसी का विस्फोट हो रहा था। फूकन निरत्तर होकर मुस्कुरा रहा था। चारों तरफ से बढ़कर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। बीच में परिवर्तन के गाली गलौज का तड़का भी लगाया जा रहा था। गुड्डू तेज आवाज़ में गाना गाने लगे। गांव के सुखरिया के रहे ना ये साली, देख में भोला बाकी बरकी खिलाड़ी, दर्द दिल के बढ़ा गईल अले हित में 4 दिन खातिर, बाकी हल्फा मचा के गईल। सारे लड़के ताली बजाकर हंसने लगे, मानो जीवन के क्रूर सत्यों को खूंटी पर टांग कर भूल गए। भविष्य की भी चिंताएं और सारा दुख। कौन नहीं जानता किसी की एक साली गांव भर की साली नहीं हो सकती, लेकिन ये चांदपुर गांव है, ये बेवजह खुश होने और बेवजह दुखी होने के बहाने ही खोज लेता है। इसी खोज के दौरान फूकन का माथा खराब हो रहा है। वो निरत्तर होकर एक खराब हो चुकी टीवी भी
शेप में ठीक करने में फिर गए। टीवी बनवाने आया लड़का हाई स्कूल का स्टूडेंट है, उसके साथ में एक भी गाइड बोर्ड का परीक्षा प्रवेश पत्र है, आँखों में ढेर सारी याचना है। ए भैया केतनो एंटीना घुमाते हैं, खाली झील मिलाता है, सुख शनिचर एतबार कहिए फिल्में नहीं देख पाते हैं। फूकन पेचकस रख कर हल्ला झल्ला उठा, इसको कबाड़ी को क्यों नहीं बेच देते जी, साला इसको बनाते बनाते भी हमारा दिमाग बस ढीला हो गया है। टीवी बनवाने वाले का मुंह उतर गया, मुंह लटका कर बोला, ये टीवी हमार भैया को दहेज में मिला है, ना कारे भौजी बेचने नहीं देती है। बेच कर बैठे लड़के हंसते हैं और अरे बाबू फूकन सिंह बलमुआ नस ढीला हो गया। डॉक्टर साहब से शिलाजीत कहे नहीं लेते, ई देहुआ जुआ टीवी है। तुमको तो दहेज में एक टॉर्च भी नहीं मिला था, तुमको का जानो इस टीवी की अहमियत क्या है। लीजिए, खराब टीवी के बीच एक बेहतरीन रेडियो का आगमन हो गया। क्षेत्रीय कवि श्री अलगू आतिश उर्फ लुकारी उर्फ चिंगारी जी का पदार्पण हो रहा था। कवि जी के मुखमंडल पर साहित्यिक तेज बफा रहा था। कुर्ता पैजामा, झोला और चश्मा पर दृष्टिपात करते ही लग रहा था कि शायद रेडियो पर कोई गंभीर काव्य पाठ करके यहीं से चले आ रहे हैं। इसकी पुष्टि होने आते ही कर दी गई। हाँ, सत्यप्रकाश जी, कल युवा वाणी कार्यक्रम में मैंने नौजवानों के नैतिक पतन पर काव्य पाठ किया। सत्यप्रकाश की भोई तन गई। अरे आप भी गजब आदमी हैं, यहाँ इलाज के अभाव में चांदपुर के नौजवानों को सिद्र पातन हो रहा है और आप नैतिक पतन के चक्कर में हैं। सारे लड़के हंसने लगे। अरे भाई धीरे धीरे, गंदा बात नहीं, वरना सुखारी डॉक्टर का साली प्रेम अभी जग जाएगी। सत्यप्रकाश ने इन चिंताओं को दूर चिंगारी से पूछ रहा था। चिंगारी जी, एक बात बताइए। तो जी पूछिए। जैसे सुखारी डॉक्टर गांव भर के डॉक्टर हैं, तो इनकी साली गांव भर की साली हुई कि नहीं। चिंगारी जी कुछ देर सोचकर फिर एक हीन हंसी हंसते हुए बता रहे थे, देखिए, आत्मीय संबंधों की उष्मा तो सिर्फ देवर भाभी और जीजा साली के संबंधों ही संचरित होती है। गुड्डी की जी फागुन चांदपुर पधारी और उन पर भी सबका हक स्वाभाविक है। राकेश चिंगारी जी की बात सुनकर उत्साहित हो गया। ये फूकन, अब तो चिंगारी जी ने मोहर लगा दिया है कि गांव के सार्वजनिक साले गुड्डी जी की कसम, आज से चांदपुर चिट्ठी पर केवल फगुआ बजेगा, फगुआ। चिंगारी जी ने बात को काट दिया। आपके विचार उत्तम है राकेश जी। तुरंत अपनी संस्कृति में सर्वप्रथम लोक गायन की परंपरा रही है, हमेशा याद रखिए। हंसी मजाक एक तरफ, लेकिन भाई कोई संस्कृति तभी टिकती है जब समाज अपने लोकाचार का सम्मान करता है। प्रदीप चिंगारी जी की बात सुनकर झल्ला गया। अरे महाराज, ये सब भारी भारी बातें काहे कर रहे हैं। आकाशवाणी चांदपुर केंद्र और गोरखपुर केंद्र नहीं, यहाँ युवा वाणी लंठवाणी चल रहा है। अपने गांव के लिए आप अलगू यादव लुकारी चिंगारी नहीं है, फूकन बजवाऊ गाना है। फूकन द्वारा माहौल को हल्का करने के लिए मनोज तिवारी को भी लाया गया। वो गा रहे थे, रंगवा सुखाता हमारे गुड्डी के बोलवा हाली, भइल रसवा मोमसती के कानो चिंता नैखे हमार ओ निकम्मी के। इस गाने को सुनते ही हाय हाय हो जियो जियो गुड्डी जी की एक सामूहिक धुनी हो रही थी। आसपास सड़क पर चल रहे लोग मुस्कुरा रहे थे। राकेश आवाज़ तेज करके बता रहे थे, एकदम सही बात है गुड्डी जी, मोम मिश्री का रस ही नहीं गुलेरी का फूल हो गई है। इस सुखारी डॉक्टर का पारा गर्म हो रहा। भरे फगुनमा में पसीने भीग रहे और क्लिनिक से तनतनाते हुए निकल आए। ये आवारा सब चुप रहो, क्या सब फालतू बातें हो रही है। तुम्हारी अपनी बहन भी किसी की साली है और वे सब अपने अपने जीजा के घर जाती है। थोड़ा तमीज़ सीखो, तमीज़। ए फूकन, आवाज़ कम करो, हम मरीज देख रहे हैं और तुमको लंठई सूझ रहा है। बाप रे, डॉक्टर साहब तो सही में गरमा गए। ए भाई, गुड्डी जी का कोई नाम नहीं लेगा, वरना डॉक्टर साहब भी क्लिनिक बंद करके ननकुआ वो भौजी को इंजेक्शन लगाने चले जाएंगे। डॉक्टर साहब मजबूर होकर हंसने लगे, लेकिन फूकन उनकी मजबूरी क्या समझे। उसे डॉक्टर साहब के गुस्से का हर नक्शा याद है। वे समझता रहा। डॉक्टर साहब, अब फूकन
मैं भी भाभी और साली सरहोज से मजाक नहीं होगा तो किससे होगा। आपकी ये तरह स्पेशल जुगाड़ थोड़े हैं। सुखारी डॉक्टर आत्मसमर्पण की मुद्रा में हाथ जोड़कर मरीज देखने लगे। चिंगारी जी भोजपुरी फगवा गीत सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फूकन जी, गीत तो मधुर है लेकिन इसके भाव अत्यंत ही अश्लील प्रतीत होते हैं। गुड्डू राकेश चिंगारी जी पर चिल्लाते हैं, भक महाराज, आप क्या चाहते हैं कि होली में हम लोग संतोषी माता की आरती बजाएं? आप गलत पार्टी में आ गए हैं। उस तरफ देखिए, झांझा बाबा खेदना की दुकान पर बैठकर कुछ मीटिंग कर रहे। जाइए जाइए, बुजुर्गों की पार्टी में जाइए, लौंडा के पार्टी में आपका कोई काम नहीं है। अब सीधे रामलीला में जाइएगा। हो गई बेइज्जती। सुखारी डॉक्टर चिंगारी जी की तरफ देखकर आंखों से ही पूछ रहे थे। चिंगारी जी ही हंसते हुए सड़क के उस पार खेदन की दुकान पर आ गए। सड़क के उस पार का नारा भी कुछ कम मनोहर नहीं था। आज देखने को ये दुकान की सीनियर सिटीजन का सबसे बड़ा अड्डा था। यहाँ जीवन की अनबूझ पहेलियाँ पर माथा पच्ची होती थी। आता बुढ़ापा, जाति, जीवन, जवानी का विश्लेषण होता है। कुछ नहीं होता है तो समस्थानिक घटना पर टिप्पणी की जाती है। फिर चाय के कुल्हड़ों के साथ ही समसामयिक चिंताओं को फेंक कर अपने घर प्रस्थान किया जाता है। दुकान के भीतर दृश्य कुछ यूँ है। एक तरफ बैठे सांझा बाबा और रमेश्वर, दूसरी तरफ दीना चौधरी, इमरान मल्ला और आसपास के 4 वरिष्ठ लोग। इनके ये दुकान शुगर, ब्लड प्रेशर की दवाएं से कहीं से ज़्यादा ज़रूरी है। आज तो बात देश की राजनीति से शुरू हुई, गांव की राजनीति पर केंद्रित हुई। तभी चिंगारी ने दुकान में प्रवेश किया। आइए आइए चिंगारी जी, बड़े दिन बाद। खेदन ने चाय चढ़ाते हुए स्वागत किया। जी जी, आकाशवाणी में का पार्टी है। झांझा बाबा चिंगारी की हुलिया का औचक निरीक्षण कर रहे थे। एक बात एक आदमी को कब लगता है इसकी जवानी जब जा रही है। चिंगारी जी शर्मा गए। ऐसे में लगा मानो फूकन की दुकान की तरह यहाँ भी उनका मजाक उड़ाया जाएगा। एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोले, अब हम का बताएं बड़े बुजुर्ग, आप लोग हैं, आप ही लोग बता सकते हैं। झांझा बाबा अत्यंत गंभीर भाव में बोले, देखिए 40 साल के बाद जब आदमी ये तय नहीं कर पाए कि वो जवानों के साथ रहे या बुजुर्गों के साथ, तब समझ लेना चाहिए कि अब जवानी जा रही है। जैसे कि आप अब जा रही है। आप चिट्ठी पर आए और आते ही अवारों लंठों के साथ बैठ गए। हाय रे, चिंगारी जी का चेहरा उतर गया। मन में धुंध चलने लगा। अपने जवान होने पर संदेह होने लगा, लेकिन चिंगारी जी को अपनी सार्वजनिक बेइज्जती गवारा नहीं था। अपने खादी झोला सही करते हुए झट से कहा, आपकी बात सत्य है। तुरंत देश के युवाओं को मानसिक उत्थान के लिए कभी जीवन भर संघर्ष करता है। यह संघर्ष उसके मध्य में ही संभव है, दूर रहकर नहीं। इस बात पर चाय छान रहा खेदन बड़े खतरनाक तरीके से खिसियाया। अरे चुप रहो लुकारी, कैसन उत्थान जी, इस सब लंठ हो गए हैं, ना काम ना धाम, बस इधर उधर बात, इधर की बात इधर। एक सुखाड़िया है और दूसरा फूकना है, तीसरा फजुलवा है। ये तीनों मिलकर चांदपुर मिट्टी का माहौल एकदम ख़राब कर दिया है। झांझा बाबा गंभीर होकर तब तक चाय खोलकर कुल्हड़ में उतर आई। बाबा पहली घूंट लेकर बोले, बबुआ, हम तो ये सोच कर हैरान हैं कि हमारे समय परीक्षा के 1 महीने पहले नींद नहीं आती थी, लेकिन इन सब के चेहरे पर कोई चिंता ही नहीं है। दीना ने कहा, ए बाबा, जब माँ बाप की बेटा बेटी को नकल करवाने जा रहे तब काहे की चिंता, काहे की पढ़ाई। लीजिए, दुकान पर बात का ये कड़वा चढ़ती जा रही थी। 4:30 बजने को आए। दिन भर धूप होने के बावजूद ना जाने क्यों मौसम सिरहन और चाय की खपत बढ़ती रही। कुछ लोग अखबारों में पन्ने को पट पट कर फाड़ चुके थे, कुछ लोग फाड़ने का काम कर रहे थे। इसी बीच चांदपुर के गंगा लोहार, रामू कहार और विजयी नाई का दुकान में प्रवेश होता है। राम राम झांझा बाबा, राम राम रमेश्वर बाबू, राम राम गंगा भाई, जाओ जाओ, बड़ी लंबी उम्र है तीनों की, हम तो घर जाने वाले थे। एक डेट नोट कर लो, मेरी बेटी गुड़िया की शादी 29 अप्रैल को है, सबको रहना ज़रूरी है। गंगा लोहार चाय पीने लगे। अरे मालिकार, हम तो पवनी आपके ब्याह में भी रहे हैं, आपकी बेटी के ब्याह में भी रहेंगे, आप इसका टेंशन काहे ले रहे हैं। अचानक गंगा लोहार को देखते ही झांझा बाबा का चेहरा उदास हो गया। उन्हें गंगा के गिरते स्वास्थ्य का निरीक्षण किया। बड़े ही उदास स्वर में पूछा, ये
दुबरा हो गए हो भाई, दिल्ली से लड़का मिनी ऑर्डर करता है कि नहीं। इस सवाल पर गंगा लोहार उदास हो गए। हाँ ए बाबा का आपसे क्या कहे, मन में आता है तो करता है और नहीं तो नहीं करता है। बस जिगनी की गाड़ी जैसे जैसे घसीट रहे हैं, बस ऊपर वाले के आदेश का इंतजार है, जब बुला ले। गंगा की आवाज़ आई। उदास होकर झंझा बाबा की चिंता लकीरें और गहरानी लुर्स में चश्मा निकाल कर मुँह पोंछते हुए कहा, तब बड़ा बुरा हाल है। बताओ, एक तरफ बेरोजगारी और पलायन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ गांव के देसी रोजगार चौपट हो गई। जिस लड़के को गांव में रहकर लोहार लक्कर का बढ़िया मिस्त्री बनना था, वह दिल्ली फरीदाबाद में होम गार्ड की ड्यूटी कर रहा है। ये बात सुनने के देर के बाद अखबार से आंखों हटाकर सज्जन बोल पड़े, क्या करेगा गांव में रहकर, बताइए जरा। बाभन भूमियार बाबू साहब, लोग हजम से साल भर हजामत बनवाएंगे, बदले में का देंगे। साल भर में 1 बोझा गेहूँ, होली में 4 पुआ और तरकारी, शादी में 100 रुपये की साड़ी, 51 ठो रुपया। अब इस ज़माने में गांव का लोहार हजाम का हार कैसे किया गया। इसके बेटे दिल्ली नोएडा सऊदी नहीं जाएंगे तो का खाने के बिना मरेंगे। मास्टर साहब, बात तो 1 लाख की कह रहे हैं आप, क्या सरकारी उदासीनता नीतियाँ खराब नहीं है। आज गांव का लोहार बढ़ई कुम्हार केवल वोट बैंक में तब्दील हो गए हैं। ना किसी को इनको धंधे की चिंता है, ना किसी रोजगार के, बस वोट से मतलब है, वोट से। मामला गंभीर होने लगा थी। सारी बातों को काटते हुए अचानक गंगा लोहार ने झंझा बाबा से पूछ लिया, ए बाबा, आपके लड़के लोग गाँव आए थे नहीं। इस सवाल के बाद झंझा बाबा उदास हो गए। यहीं से उनके अनुसूचित सा प्रश्न था जिसके सामने झंझा बाबा निरंतर हो जाना था। रुझान आने लगता है कि मौके की न समझकर रमेशर ने बात बदल दिया। ए गंगा, एक बार फिर सुनो, 19 अप्रैल को कहीं नहीं जाना। गंगा ने चाय पीते हुए, रमेशर भाई, हमारा इतिहास उठाकर देख लो, हम कहीं जबान खाली हो गई तो बताना। रमेशर मुस्कुराने लगे। इधर घड़ी की 5 बज दिया और उधर फूकन की दुकान पर होली के गीते की आवाज़ तेज हो गई। सारी बहस साली को नकल कराने में अब साली को रंग लगाने के फ़ायदे पर शिफ्ट हो गई। लेकिन तमाम बहसों के बावजूद गुड्डी जी का असली जीजा कौन है और नकल करवाने में कौन हो, इसका समाधान अब तक नहीं हो सका। तब तक फूकन ने मनोज तिवारी से गियर बदलकर गोपाल राय की तरफ रुख किया। गाना बजाने लगा, जीजा साली कह के जियावत नइखे औरी महुआ तियों हो, हमार भौजी छोटकी बहनिया साचो बरातर सावतिया हो। लीजिए, अब लौंडे कोरस में भी कोरस मिलाकर गा रहे थे। सुखारी बोके छुटकी बहनियाँ साचो बड़ा तरसावतिया हो। इसी होला के बीच अचानक सड़क पर एक चिरपिरीची साइकिल का ब्रेक लगना और गाना सुनकर दुकान पर हल्ला कर रहे सारे लड़कों को शांत हो गए। उनकी आंखों में चौड़ी हो गई। कवन हीरो आ गया रे। राकेश जी अपनी जगह से उठ गया। धन ससुर, ये तो हमारा मंटुआ है। मंटुआ है, ये कैसा डुलिया बनाई जो अपनी कौन पीट दिया तुमको। मंटू के चेहरे से थकान स्पष्ट हो रही थी कि वो लग रहा था कि आज उसने साइकिल को ज़्यादा ही चला लिया है। राकेश सिकिया उठा, और गजब आदमी हो तुम। चांदपुर घाट से सरयू पर चक विलियम तक खोज मारे का, खोजते खोजते पागल हो गए, कहाँ गायब थे। मंटू ने सांस पर नियंत्रण करते हुए कहा, यार क्या बताएं, आज तक तनिक स्कूल चले गए। मनोहर मास्टर ने कुछ ज़रूरी काम था। राकेश मुस्कुरा उठा, ठीक है, आज खूब छिपा लो, जिस दिन फंस जाओगे उस दिन पार घाट नहीं लगाएंगे। सत्यप्रकाश ने मंटू को एक नई जानकारी दी। मंटू, तुम्हारे मौसा खेदन के चाय की दुकान पर बैठे हैं, देख लीजिए तो बवाल होगा, इधर छिप कर बैठ जाओ। मौसा का नाम सुनते ही मंटू की आंखें सांसें ऊपर नीचे होने लगी, लेकिन कुछ लड़कों ने अपना अपना सामंजस्य खिसका लिया और मंटू को बैठा लिया। मंटू को अपने बीच में पाकर फूकन को जोश आ गया कि रे मंटुआ, होली में गाना नहीं भरवाओगे। अरे गुड्डी जी परीक्षा देने गांव में आई है, एक दिन छत पर बजाकर जोगीरा सुना दो भाई। कौन गुड्डी जी? मंटू की आंखों चौड़ी हो गई। यार तुम कहाँ रहते हो भाई? यहाँ तो चांद जैसी उस पर मीटिंग चल रहा है कि डॉक्टर साहब की साली गांव भर की साली है कि नहीं। मंटू हंसने लगा। एकदम इसमें कोई शक
सुबह थोड़े हैं। सत्यप्रकाश ने उत्तेजित होकर पूछा। तब बताओ, साली जी को रंग लगाओगे है ना? मंटू मुस्कुराते इधर उधर देखने लगा। वे कैसे कहे कि वे किसे रंग लगाना चाहता, उसके साथ होली मनाना चाहता है। उसके दिल में जो अबीर गुलाल उड़ रहा है उस पर किसका हक है? मंटू ना जाने कहाँ खो गया। अचानक होश आया तो उसे गुस्सा आ गया। हे यार फूकन, एक बार राजा हिंदुस्तानी नहीं तो सिर्फ तुम वाला गाना बजा दो यार। ये कैसन मगवा है, गुड्डूस रंगीला का फुरहर गाना बजा रही हो? सुखाड़ी डॉक्टर क्लिनिक से फिर बोले। रे इन आवारों को समझाओ मंटू, जब मरीजों के जाने का समय हुआ तब ये सब गुड्डू रंगीला का गाना सुन रहे हैं। फूकन ने झट से कैसेट बदल दिया। लीजिए, राजा हिंदुस्तानी हाजिर है। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। गाने की लय बदल गई। इधर लड़कों की बातचीत की लय भी बदल गई। हंसी मजाक का माहौल अब थोड़ा अवस्थित होने लगा। सबको अपने अपने घर की याद सताने लगी। इसी बीच सड़क पर खेदन की दुकान पर एक अलग सी नज़ारा शुरू हो गई। जैसे गांव में हाथी आने पर बच्चों में कैतुल हो जाता है, माहौल कुछ ऐसे ही बन गया। युवा ने डब्लू जी के साथ 4-5 अजनबी लड़के खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। आंखों में यही सवाल तैर रहा था कि ये लोग कौन हैं। गुड्डी ने बड़ी देर से तक गौर करने के बाद पूछा, ये सत्यप्रकाश या चांदपुर के लोग तो फ़ोटो खिंचवाने तब आते हैं जब बाढ़ आता है। ये बाढ़ के पहले नया मैन कहाँ से आ रहे हैं रे? सुखाड़ी डॉक्टर क्लिनिक से बाहर निकल आए। इतने में उनको बित्तन नज़र आ गया। फौकन अपने भाई को देखते ही सारा मामला समझ गया। अरे भाई, ये लोग तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, नेपाल से हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देने आए हैं। कई दर्जन तो रेवती सतवार में रुके हैं। बित्तन आज मैनेजर साहब का कार्यालय घुमाने आया था। इधर देखने की दुकान पर यही चर्चा हो रही। चाय की पीकर चराचर जगत की समस्याओं को निपटाने चुका बायो वृद्धा समाज इन नए चेहरों पर टिका। खेदन से झांझा बाबा पूछ रहे हैं, रे खेदना, ये परीक्षा देने आए हैं सब दारू गांजा पीने? खेदना बता रहे हैं, बाबा मैनेजर साहब ने इन सब से 30-30 हज़ार रुपया लिया है। सबसे बड़ी वसूली हुई है तो हर समय किस्म की व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना। देखिए, बित्तन को भी अपनी ड्यूटी में लगाया है। झांझा बाबा ने सर पर हाथ रख लिया। अरे बार, ये मैनेजर साहब जवानी में सिवान से मांगकर कट्टा बेचे और फिर गांजा बेचने लगे। इसके बाद ना दारू और फिर नेतागिरी में आए तो स्कूल खोलकर डिग्री बेचने लगे। आज तुम्हारे स्कूल में मनोहर जैसे BSc B.Ed लड़के बायो की हिंदी पढ़ा रहे हैं। डबल हुआ जैसे 11 फेल लड़के मैनेजर साहब का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। क्या ज़माना आ गया है। सारे बाहरी लड़के गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। इसी बीच सुखाड़ी डॉक्टर की दुकान के ठीक सामने एक छोटी सी साइकिल ब्रेक मारकर रुक गई। हल्ला कर रहे सारे लड़के शांत हो गए। कुछ ने सर झुका लिया का मुंह खुला था। पान खा रहे लड़के ने सारा पान थूक दिया और मंटू का मुंह खुला का खुला, सर झुका का झुका रह गया। लाल रंग का पतला स्वेटर, नीला सूट और नीला दुपट्टा, लाल टोपी और बिखरे बाल। बाप रे, मंटू के दिलवा का जनरेटर। बाप रे, मंटू के दिलवा का जनरेटर बिना तेल पानी के धुधुक काने लगा। राकेश ने मंटू का पैर दबा दिया। मंटू ने नजरें थोड़ी और नीचे कर ली, मानो इस खुशी को कोई ना देख ले, कोई ना जान ले कि दिल किस करवट हिल रहा है। इधर क्लिनिक में डॉक्टर सुखाड़ी पूछ रहे हैं, किसको खांसी हुआ है? अच्छा, आजी को और माई ठीक है। पूनम के ससुराल से कोई आया है? बड़े हरामी है सब। डॉक्टर साहब के सवालों का जवाब इतनी धीरे से आ रहा है कि पिंकी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। फूकन ने गाना बदलकर आवाज़ धीमी कर दिया। और तुम दिल की धड़कन में रहते हो। मंटू के दिल में तराने बज रहे थे। कभी किसी ने आवाज़ देकर सारा प्रेम संगीत बेसुरा कर दिया। अरे मंटुआ, खेदन की दुकान पर तुमको मौसा बुला रहे हैं। हो गई ना आफत। ऐसा लग रहा है कि मानो पर्दे पर खूबसूरत फिल्म चल रही है और तब तक बिजली चली गई हो। साला, इतना छिप कर तो बैठे हैं, कौन देख लिया? कौन जाकर कह दिया कि मंटुआ मन
सोकर उठकर खड़ा हुआ है। राकेश को मौका मिल गया कि जाओ बेटा, आशिक का जूता से बड़ा पुराना संबंध है। आज तुम्हारे लिए 2-4 जूते का इंतज़ार हो गया है। सब हंस पड़े। मंटू का मुंह उतर गया। थोड़ी देर में खेदन की दुकान पर हाजिर होना पड़ा। मौसा रमेशर जी के चेहरे का गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। रे बेहुदा, 5 बजने जा रहे हैं, वहाँ बैठकर आवारागर्दी कर रहे हो। यहाँ सुधरोगे नहीं क्या तुम? नहीं सुधरना है तो साफ साफ बता दो, उसका भी इंतज़ार हम करेंगे। मंटू सर झुकाकर जाने लगा। हाँ जा रहे हैं। क्या जा रहे हो? कपार जा रहे हो। रमेश सर का गुस्सा। उधर राकेश, सत्यप्रकाश, गुड्डू, संटू और फूकन समेत चारों लड़के हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जिधर झांझा बाबा और चिंगारी जी चर्चा कर रहे हैं, ए भाई सब बार होली का ताल कब ठोका जाएगा का रमेश सर ने कहा, होली तो मनेगा बाबा, लेकिन उसके पहले हलवाई, टेंट, समियाना और नाच, ये सब बुक करना ज़रूरी है। इधर समधिन का फरमाइश ख़त्म ही नहीं हो रहा। अच्छा अब क्या मांग रही है? रमेश सर उदास होकर बोले, कह रहे हैं कि हमारे बहन के बेटे की शादी में 20 बनारसी साड़ी मिली थी। बेटे की शादी में 50 बनारसी साड़ी नहीं मिलेगा तो बेइज्जती होगा कि नहीं? झांझा बाबा चिल्लाए, अच्छा समधिन से पूछो कि उनके ब्याह में कितना साड़ी मिला था। हमारे भी 3 बेटे थे, हम भी दहेज लेकर ब्याह किए थे, लेकिन शौक श्रृंगार का एक लिमिट होता है कि नहीं? खेदन पकौड़ी छानते हुए कहा, ई बाबा, ई बतिया सबकी बेटी के शादी में ही समझ आती। बेटे की शादी में सब भूल जाते हैं। सबको लगता है कि जितना हो सके लड़की वाले को लूट लो। दहेज की बातों में दिलचस्पी ना लेकर मंटू किसी थके हुए बैल की तरह घर की तरफ चल दिया। अब चांदपुर चिट्ठी आँखों से ओझल हो रही थी। आज मौसा की डांट मंटू को बहुत ख़राब ज़रूर लगी, लेकिन बाहर वारे पिंकी बबनी अब तक शिल्प और माधुरी को ही फैल करती। आज तो ऐश्वर्या राय को भी पानी पानी कर दी हो। लगता है नहा धो के अगरबत्ती जला के आज फिर एक लेटर लिखना पड़ेगा। मंटू के कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे पैरों में जंजीर पड़ गई हो। तभी एक हवा का झोंका आता है। बगल से एक साइकिल सर से गुजरी है और ऐसी गुजरी कि मंटू के मन में एक फिर परिचित गंध समा गई। आँखों को क्षण के लिए बंद हो गई। मन मकई के दाने की तरह फूटने लगे। उसने देखा आँखों के सामने नायाब मंजर। पिंक की साइकिल से चली जा रही थी और समूचा होश हवास भी जा रहा था। दिल इतना अधीर बेचैन हो तो कभी नहीं हुआ कि मंटू के कदम दौड़ पड़े। मन किसी प्रेम पतंग की भांति हवा में उड़ रहे। अच्छा, कोई जिससे आपसे बातचीत करते हैं, अगर वो लड़की कहीं रास्ते से जा रहे हैं, अचानक वो आपके सामने में मिल जाता है, तो आपको एक अजीब सा फील होता होगा। नहीं भी काम है तो उस रास्ते से 5 से 6 बार रोज टहलते रहते हैं। चलो भाई, कोई काम नहीं है, उससे रास्ते बस एक बार उसने देख लिया, बस दिन भर खुश रहते हैं। आपके भी साथ ये होता होगा। मंटू की चेतना लौट आई और उसने देखा बाहर में अंधेरा हो गया। कुत्ता बोलने लगे। हर घर के बाहर धुआं हो रहा था और गाय भैंस दुहाई जा रही थी। मंटू घर आ गया, लेकिन दिल दिमाग अभी स्कूल और सुखारी की दुकान से आने को तैयार ही नहीं था। अभी तो उसे याद आया कि आज स्कूल की कॉपी में सविता के कुछ दिया है। कहीं पिंकी ने भले लेटर पढ़ तो नहीं लिया, उसका भी जवाब तो नहीं लिख दिया। मन करता अभी जाकर देखें, लेकिन कोई देख लिया तो दरवाजे जैसा। मौसा ने आवाज़ दी, ए मंटू, बाल्टी लाओ, गाय धोना है। गाय दोही जा रही है। मंटू का दिमाग चिट्ठी पर अटका है। आखिर जवाब देना तो होगा। पिंकी ने 2 महीने पहले ही दिया होता। कॉपी में होता तो सविता मुस्कुराई
तो होती, कुछ कहा होता भी, लेकिन उसने सब बस यूं ही थमा दिया। दूध दूहकर आंगन में आ गया। गुड़िया चाय ले आई, लेकिन मंटू को पीने का मन ही नहीं कर रहा था। उसे तो बेचैनी है कि झोला खोलकर एक बार देख ले कि सविता ने बस कॉपी में ही वापस किया या उसमें कुछ और भी है। लेकिन देखता है कि हमेशा डॉक्टर बोलने। गुड़िया शादी का दिन तय हो जाने के बाद उदास हो गई। आते ही कार्य आवारा कहने लगा गुड़िया कि आज कुछ नहीं कहा। मौसी का चेहरा भी ना जाने उतरा हुआ रहता था। जिस दिन गुड़िया की शादी तय हुई, रोज रात को उसे पकड़ कर रोने लगती। मौसी भी घर कम नहीं आ रही थी। मंटू भी चुप है, क्या बोले गुड़िया की विदाई से समय क्या भगवान जाने। रात के 10 बज गए। मंटू के कमरे में मोमबत्ती जल रही थी। उसका प्रकाश दीपक आरती के ऊपर पड़ रहा था। कैसेट के रेपर, कपड़े, कॉपी, किताब सब बिखरे थे। दिल बलिया उछल रहा था। हाथ बस्ते में समाकर कॉपी में कुछ जाता, लेकिन ये क्या, ज़मीन पर एक पन्ना बिखर गया। बाप रे, कितना दिमाग रखी है लड़की। वारे हेडर राइटिंग, क्या लिखा गया है। मंटू की हृदय गति रुक गई। वर्षों से प्रेम के सूखे आंगन में आज बारिश हो रही। मंटू की आंखें उन बूंदों के आगे बिछ गई। आज दिल का कलम से प्यार के कागज़ पर तुम्हारा मोहब्बत का दिया जलाकर लिख रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है कैसे कहूँ कि मेरे पास दिल भी है और कौन भी है। कैसे कहूँ, खामोशी की भी कभी कभी लाउड स्पीकर से ज़्यादा तेज़ आवाज़ करती है। हमारी खामोशी भी हमारा इनकार मत समझो। हम जानते हैं तुम्हारे छत पर बजता एक गाना हमारे लिए ही तो बजता है। मेरे लिए ही तुम जैसे मौसा के पॉकेट से पैसा चुराकर फूकन की दुकान से गाना भरवाते हो, फिर आकर मेरे लिए ही मौसा जी से मार खाते हो। लेकिन करोगे, हम लड़की हैं ना। चाचा माई आज जी का मुंह देखकर बहुत कुछ सोचना पड़ता है। बबुआ, डर लगता है कहीं चांदपुर में बदनामी ना हो जाए, कहीं कोई ये ना कहे कि उत्तम चौधरी की बेटी पिंकिया तो आवारा हो गई है। लेकिन क्या कहें, जब से तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हें देखा है ना, तब से दिन भर पहली बार मोहब्बत की है। बज रहा है रात को, आँखों में नींद नहीं, दिल में करार सुनाई दे रहा है। कैसे बताऊं कि दर्द भी उठ रहा है और प्यास भी जग रही है, याद भी सता रही है। हाल ये है कि बिना बातें के मैं मुस्कुरा देती हूँ। आधी रात को उठकर बाल झाड़ लेती हूँ और भोर में उठकर शीशा में मुंह देखकर हंसने लगती हूँ। तब तक चाची डांट देती है, अरे पिंकिया जल्दी से चूल्हा जलाओ। ए मंटू, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हमारे एक्स का भी सारा मीठा सपना चौकी, बेलन और झाड़ू पोछा में ख़त्म हो जाता है। तब दिल करता है कि सपनों में जीना छोड़ दें। पिंकी, तुम सिर्फ तुम की आरती नहीं हो, ना मंटू दीपक है, ना तुम नैनीताल में रहती हो, ना वो ही केरल में रहता। ये तो चांदपुर गांव है। यहाँ ज़्यादा शाहरुख काजोल बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर टोले में 1 दर्जन अमरीश पुरी घूम रहे हैं, जो काजोल का ब्याह कब कादर खान से करवा देंगे कोई नहीं जानता है। इसीलिए ये मंटू, प्यार मोहब्बत ठीक नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जितना अगरबत्ती तुम मेरे लिए जलाते हो, इसका आधा अगरबत्ती तुम सरस्वती जी के सामने जला लोगे तो क्लास में कभी हो मनोहर सर के सामने सर झुकाने की नौबत नहीं आएगी। आज हम इसीलिए खुश नहीं हो सकते कि तुम बहुत ध्यान से मेरी खूबसूरती देखते हो। खुश उस दिन होंगे जिस दिन तुम इतने ही ध्यान से किताबें देखने लगोगे। उस दिन तुम पर गर्व होगा कि जी चलो, लड़के से मैं इतना प्रेम करती थी, वो हमारी क्लास का सबसे तेज लड़का था। लेकिन बताओ ज़रा, ये कितने शर्म की बात है। तुमको आज तक अपने नाम का मतलब नहीं पता। जानते हो कि उस दिन क्लास में सबसे पहले ज़्यादा कौन दुखी था? हम दुखी थे। हम इतने दुखी थे कि तुम्हारी तरफ देखने का भी मन नहीं करता। वह अब सोचकर भी गुस्सा आता है। छोड़ो, जाने दो। जानते हो, हम कल भोर में सपना देख रहे थे कि हमारा और तुम्हारा बोर्ड का परीक्षा एक कमरा में हो रहा है। और पता है,
उस कमरे में का हुआ? ना ना, नहीं बताऊंगी, कहने में तो बहुत लाज लग रहा है। जा रही हूँ मसाला पीसने, फिर गाय के लिए भात बनाना है, बर्तन धोकर रात को पढ़ाई भी करनी है। अब परीक्षा में भेंट होगा, अपना ख्याल रखना। आई लव यू टू मंटू। आवारा की तरह घूमना मत, लायक बेटा की तरह पढ़ाई करना, वरना सब लव लेटर जाना बंद हो जाएगा। तुम्हारी चांदपुर की चंदा।